चैतन्य अलाउ कर दिया तुम्हें? ठीक है। तो लास्ट क्लास में अपन ने, अच्छा बोर्ड दिखाई दे रहा है ना सबको? हेलो? यस सर। हाँ सर दिख रहा है। ठीक है। तो पैरेलल मोशन की बात करते हैं। पहले अपन ऑब्जेक्ट की मोशन की बात करते हैं, उसके बाद मिरर की मोशन की बात करते हैं। और जब ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो मिरर फिक्स है, और जब मिरर की बात करें तो ऑब्जेक्ट को फिक्स कर लेंगे। उनके बाद मिक्सिंग के भी कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, जैसे अपन ने एग्जांपल किया था, अगर तुम्हें याद है तो पैरेलल मोशन यानी जैसे ये मिरर है जो कि फिक्स है, और ये ऑब्जेक्ट है, तो उतनी डिस्टेंस पीछे इमेज बन जाएगा। अब अगर अपन मिरर के पैरेलल ऐसे अगर मूव करें ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से, तो लॉजिकली देखने से समझ में आ रहा है कि अपने को पता है कि ऑब्जेक्ट कहीं पे जाए उससे अपने को फर्क नहीं पड़ता, बस प्लेन मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। तो ऑब्जेक्ट जैसे से ऊपर जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो तो सेम ही रहेगी, लेकिन ऑब्जेक्ट की और इमेज की पोजीशन भी एग्जैक्टली जितना आगे होता है उतना ही पीछे बनता है। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचेगा तो इमेज यहाँ होगा, यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ होगा। तो एग्जैक्ट सेम पॉइंट पे आने के लिए उसकी वेलोसिटी भी सेम होनी चाहिए। तो इमेज भी v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। तो मैं लिख सकता हूं इमेज आल्सो मूव्स विद सेम वेलोसिटी, विद सेम वेलोसिटी। अब सेकंड देखते हैं, अगर परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, जैसे ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है फिर तो डिस्टेंस ही कम होगी इमेज की। ऑब्जेक्ट की मिरर से अगर डिस्टेंस कम हो रही है तो इमेज की भी डिस्टेंस कम होगी, यानी इमेज ऑब्जेक्ट अगर मिरर के पास में आएगा तो इमेज भी मिरर के पास में आएगा सेम वेलोसिटी के साथ। यानी इस केस में वेलोसिटी तो सेम नहीं बोल सकता, लेकिन मैं स्पीड सेम बोल सकता हूं क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं इमेज आल्सो मूव्स विद सेम स्पीड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये बातें अपन ने कर ली थी, बट फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आए तो एक बार अपन वापस से देख सकते हैं। मतलब इसमें कोई डाउट किसी को? एनीवन हैज एनीवन डाउट? एनीथिंग डाउट? नो सर। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि अपन ने काफी बार इसको देख लिया है। उसके बाद नेक्स्ट है अपना, अब अपन देख रहे हैं जो कि, तो ध्यान रखना कि ऐसे बोल सकता हूं मैं कि पैरेलल का मतलब सेम टाइप से परपेंडिकुलर मूव करेंगे, मिरर फिक्स है इसके अंदर भी, तो बस लॉजिकली अपन बोल सकते हैं कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक आएगा इमेज भी नजदीक आएगा, मतलब सेम स्पीड से बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब अपन इमेज मिरर की मोशन देखते हैं। मिरर अगर मूव करना शुरू कर दे तो क्या होगा, ये इम्पोर्टेंट है। ऑब्जेक्ट फिक्स है अपना, तो फर्स्ट अपन पैरेलल मोशन देखते हैं। अगर ऑब्जेक्ट को फिक्स करते हुए, ये ऑब्जेक्ट है, सॉरी मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज हो गया, ऑब्जेक्ट फिक्स है, ये अगर v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ मूव करे, तुम खुद लॉजिकली सोचो कि इस मिरर के ऊपर की तरफ v वेलोसिटी से मूव करने से ऑब्जेक्ट जो कि अपना फिक्स है, क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की चेंज होगी क्या? नो सर। नो नो तो इमेज की पोजीशन भी चेंज नहीं होगी। मतलब ऑब्जेक्ट अगर फिक्स है
और मिरर उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर फिक्स है, मुंह तो ऐसे कर रहा है ना भाई, तो इमेज भी क्या होगा, फिक्स रहेगा, यानी इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, नो इफेक्ट। कितनी भी वेलोसिटी से मूव करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, जैसे जैसे मिरर ऊपर की तरफ जाएगा, यानी मिरर दूर चलता जाएगा, क्या इंटेंसिटी कम होगी इमेज की? यस क्योंकि अब कम रेज जो है वो इमेज बनाएगी। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, इंटेंसिटी जैसे जैसे मिरर दूर जाएगा, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, इंटेंसिटी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर मोशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ढंग से देखना। परपेंडिकुलर मोशन, जैसे ये इनिशियल केस के अंदर मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है जो कि फिक्स है, ऑब्जेक्ट जो कि फिक्स है। तो इनिशियली अगर ये x डिस्टेंस मिरर से है ऑब्जेक्ट की, तो x डिस्टेंस पीछे ही इसका इमेज बन जाएगा। इसको मैं I1 बोल देता हूं, यानी फर्स्ट केस के अंदर इमेज और फर्स्ट केस के अंदर मिरर यहां पे। अब मैंने क्या किया, इस मिरर को लेट्स से कि मिरर v वेलोसिटी से इधर की तरफ जा रहा है, तुम किधर भी मूव करवा सकते हो, v वेलोसिटी से इधर की तरफ जा रहा है, यानी ऑब्जेक्ट से दूर जा रहा है। तो थोड़ी सी टाइम के बाद मिरर जो है वो लेट्स से कि यहां पहुंच गया, मिरर यहां पहुंच गया। तो ये नए वाले केस में, न्यू केस में जब शिफ्टिंग हो गई और लेट्स से कि टी टाइम के अंदर इसकी शिफ्टिंग कुछ y हो गई, यानी y से ये आगे बढ़ गया। तो अब मेरे को बताओ, ऑब्जेक्ट तो फिक्स है अपना, तो नए वाले मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी होगी बताओ? क्या x प्लस वाई हो जाएगी? अरे बोलो। यस तो अगर ऑब्जेक्ट मिरर से x प्लस वाई डिस्टेंस पे है, तो क्या इमेज भी नए वाले केस में x प्लस वाई डिस्टेंस पीछे बनेगी? यानी इस नए वाले मिरर से x प्लस वाई डिस्टेंस पीछे, x प्लस वाई डिस्टेंस पीछे, यहां पे इमेज बन जाएगी, इसको मैं I2 बोल देता हूं। जितना ऑब्जेक्ट आगे उतना ही इमेज पीछे। अब मेरे को निकालना है इन दोनों इमेज के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी। तो देखो, नए वाले मिरर की पुराने वाले इमेज से डिस्टेंस कितनी थी? भाई ये डिस्टेंस थी, मेरे को पता थी ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है x, ये डिस्टेंस कितनी है y। तो क्या ये x माइनस वाई है? ये x माइनस वाई और ये टोटल x प्लस वाई, तो ये कितनी होगी बताओ? ये हो जाएगी x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, यानी ये इसको नेगेटिव कर दिया तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई हो गया। तो x से x कैंसिल हो गया, यानी ये आ गया अपने पास 2y, यानी ये डिस्टेंस हो गई 2y। इसका मतलब ये हुआ कि इमेज की शिफ्टिंग, मिरर अगर x y से शिफ्ट हुआ, मिरर इस डायरेक्शन में y से शिफ्ट हुआ, तो इमेज 2y से शिफ्ट हो गया सेम डायरेक्शन के अंदर, इमेज 2y से शिफ्ट हो गया सेम डायरेक्शन में। तो अगर डबल डिस्टेंस से शिफ्ट हो रहा है सेम टाइम के अंदर, दैट मींस वेलोसिटी ऑफ इमेज शुड बी डबल,
विद रेस्पेक्ट टू मिरर। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अगर अपन ऑब्जेक्ट को फिक्स रखें तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ मिरर और वेलोसिटी ऑफ इमेज के अंदर क्या रिलेशन होगी बताओ? वेलोसिटी ऑफ मिरर x है तो इमेज की वेलोसिटी 2x होगी, यानी डबल इफेक्ट आता है जैसे वहां पे। तो ये क्या, ये रिलेशन होना चाहिए सेम डायरेक्शन के अंदर होगा, यानी वेलोसिटी का लिख सकता हूं मैं सेम डायरेक्शन के अंदर होगा ध्यान रखना। अगर मेरा v वेलोसिटी से जिस डायरेक्शन में जा रहा है, इमेज भी उसी डायरेक्शन में डबल वेलोसिटी से मूव करेगी। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। लास्ट क्लास में अगर किसी को समझ में नहीं आया तो अब तो समझ में आ गया ना? यस सर। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। ये देखो, अगर तुम्हें याद है तो ये वैसे ही रिजल्ट आ रहे हैं जैसे अपन ने देखो इंसिडेंट रे को फिक्स रखते हुए, सॉरी इंसिडेंट रे को रोटेट करके रिफ्लेक्टेड रे पे इफेक्ट निकाला था, या फिर इंसिडेंट रे को फिक्स रखते हुए मिरर को रोटेट करके रिफ्लेक्टेड रे का इफेक्ट निकाला था, रोटेशन निकाला था। तो जैसे यहां पे मिरर को फिक्स रखते हुए अगर ऑब्जेक्ट को v वेलोसिटी से मूव कराऊं मैं मिरर की तरफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो इमेज जैसे वहां पे रिफ्लेक्टेड रे जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम एंगल से घूमती थी, ऐसे कैसे यहां पे सेम स्पीड से ऑपोजिट डायरेक्शन में इमेज शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे कैसे वहां पे अगर मिरर को किसी एंगल से रोटेट करते थे इंसिडेंट रे को फिक्स रखते हुए, तो रिफ्लेक्टेड रे डबल एंगल से रोटेट हो जाती थी सेम डायरेक्शन के अंदर। ऐसे कैसे यहां पे भी इमेज मिरर को ऑब्जेक्ट को फिक्स रखते हुए अगर मिरर को v वेलोसिटी से मूव करवाओगे तो इमेज डबल वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। सेम टाइप से रिजल्ट आ रहे हैं, इसमें किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं किसी को? नो अरे कोई डाउट है क्या? नो सर। नो डाउट, ओके। जो एग्जांपल किया था मैं वही एग्जांपल एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं, अगर किसी को लास्ट क्लास में डाउट था तो। इसको रफ कर दो मैं। इसको रफ कर दो ना। यस सर। Yes. ठीक है, बोलते रहो देखो बीच बीच में, मतलब बेमतलब तो नहीं बोलना है, बट यस नो तो बोलते रहो, यस नो बोलते रहो, कोई डाउट आए तो बोलते रहो। इंटरेक्शन बंद नहीं होना चाहिए। अपने को एकदम है ना वर्चुअल वाली फील नहीं आनी चाहिए, अपने को लगना चाहिए कि ऑफलाइन क्लास चल रही है। ठीक है, मेरे को भी है ना जैसे लास्ट क्लास में बताया था, ऐप में पढ़ाने में क्या है कि इतनी फील नहीं आती, काफी लोगों को, तुम्हें भी नहीं आती होगी, लगता है जैसे पता नहीं क्या चल रहा है, कितने लोग समझ रहे हैं नहीं समझ रहे, बस अपन एक तरफ लिख रहे हैं आप अलग तरीके से लिख रहे हो, तो समझ में नहीं आता। इसलिए अपन ने थोड़ी बहुत कभी कभी इश्यू रहता है तो भी उसको भी रिजॉल्व करने का ट्राई करेंगे, बट अपन बोर्ड पे प्रेफरेंस ज्यादा सही रहता है। डाउट क्लास अपन टैब पे ले लेंगे, जो डाउट डिस्कशन है उसमें ज्यादा इंटरेक्शन की जरूरत नहीं है, अपने डाउट क्लियर होना चाहिए, तो वो अपन टैब पे ले लेंगे स्क्रीन शेयर करके। ठीक है, चलो एक छोटा सा एग्जांपल पहले मैं सिंपल करता हूं, उसके बाद किसी एंगल पे लेता हूं। जैसे ये मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है, ये 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, मिरर 15 मीटर पर सेकंड से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी? जल्दी बताओ, वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी होगी? उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये
10 मीटर पर सेकंड से 53 एंगल पे जा रहा है। एंगल पे चेंज कर लेता हूं सेम क्वेश्चन करने के लिए। ये 53 एंगल पे जा रहा है। ऑब्जेक्ट जो है इधर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से 37 डिग्री पे जा रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी होगी? नेट वेलोसिटी ऑफ इमेज। दोनों केस के अंदर इमेज की वेलोसिटी निकालो फटाफट। फर्स्ट में 40 है। फर्स्ट केस के अंदर -40 मीटर पर सेकंड। ओके, वेरी गुड। बाकी लोग भी ट्राई करो। तो देखो फर्स्ट वाला एग्जांपल सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला एग्जांपल के अंदर है कि अपने को पता है ऑब्जेक्ट का इफेक्ट सेम रहता है, बस डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। मिरर का इफेक्ट डबल होता है और डायरेक्शन सेम रहती है। सिंपल ऐसे ध्यान रखो। ऑब्जेक्ट इधर से जा रहा है, इधर जा रहा है 10 की वजह से, इसकी वजह से इमेज इधर जाएगा 10 मीटर पर सेकंड से, और मिरर की वजह से सेम इफेक्ट आता है बट डबल, यानी ये 30 मीटर पर सेकंड से इधर जाएगा इसकी वजह से, यानी इमेज वेलोसिटी ऑफ इमेज 30 प्लस 40 माइनस आई कैप लिख सकता हूं, सॉरी 30 प्लस 10 यानी -40 आई कैप हो जाएगा। इसके अंदर देखो मैं सारी वेलोसिटीज को डिस्ट्रीब्यूट मतलब कंपोनेंट कर लेता हूं उनकी। 16 minus I cap plus 3 J cap. ओके वेरी गुड। कंपोनेंट कर लेता हूं। ये हो गया 5 cos 37, ये हो गया 5 sin 37। इसके भी कंपोनेंट कर लेता हूं। इससे कंपोनेंट इधर तो हो जाएगा 10 cos 53, ऊपर हो जाएगा 10 sin 53। तो अब इन चारों वेलोसिटी कंपोनेंट की वजह से इमेज की वेलोसिटी निकाल रहा हूं मैं। देखो इमेज की वेलोसिटी 1 बाय 1 सारे कंपोनेंट की वजह से लिखता हूं। सबसे पहले बताओ 5 cos 37 जो है ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो इमेज उतनी वेलोसिटी से इधर आएगा, यानी 5 cos 37, बट ये किधर होगा क्या माइनस I cap. आई कैप होगा इसकी वजह से। अरे बोलो। Yes, sir. उसके बाद इसकी वजह से देखते हैं तो ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो इमेज भी ऊपर जाएगा सेम वेलोसिटी से, यानी प्लस आई कैप के अंदर कितना हो जाएगा प्लस जे कैप के अंदर 5 sin 37 जे कैप। उसके बाद अगर मिरर इस डायरेक्शन में जाएगा तो इमेज भी इस डायरेक्शन में आएगा, यानी माइनस आई के अंदर आएगा लेकिन डबल वेलोसिटी से आएगा, यानी -2 into 10 cos 53 आई कैप माइनस आई कैप हो गया। और मिरर बताओ ऊपर अगर जाएगा तो इस वेलोसिटी कंपोनेंट की वजह से इमेज पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं नहीं पड़ेगा, यानी ये तीन ही वेलोसिटीज होगी इमेज की। तो इमेज की नेट वेलोसिटी आ गई, माइनस आई के अंदर दोनों ऐड हो जाएगी। अच्छा cos 37 की वैल्यू कितनी होती है बताओ? 4/5. किसी को अगर ये 37 और 53 की वैल्यूज निकालनी नहीं आती है तो सिंपल ट्रायंगल ध्यान रखो। ये ट्रायंगल जो होता है इसके अंदर जैसे इस एंगल को मैं 53 ले लेता हूं, तो जो एंगल 53 लोगे
उसके अंदर साइड्स, उसके रेस्पेक्टिव साइड्स 5 और 3 होगी। तो ये 5 है तो ये 3 है तो ये 4 है, तो ये 53 है तो ये 37 है। तो जैसे अपने को 37 की वैल्यू चाहिए तो -5 इंटू 37 मतलब इस थीटा के रेस्पेक्ट में। तो cos क्या होता है, cos की वैल्यू बताओ इससे। 4/5 कितनी होगी? 4/5 4/5। अरे बोलो, अरे cos 37 sin 37 और cos 53 सबकी वैल्यू बताओ फटाफट। राइट एंगल ट्रायंगल से वैल्यू निकालना आता है ना यार। cos 37 4/5 sin Yes, 37 4 by मोठं आहे, 5. याच्यापेक्षा मोठं आहे. मोठं नाही याच्यापेक्षा. एवढं फोन sin 37 हो जाएगा त्याच्यामध्ये हे मोठं एवढी जागा अशी ठेवून घेतं. ये हो एवढी जाएगा स्क्रीन मध्ये काय 4/5। किती तिच्यात बोलते हे इथं पूर्ण बोर्ड दिसायला पाहिजे. सर किसी का माइक चालू है? अरे क्या हुआ, किसका माइक चालू है? एक सेकंड यार, ऐसे मत किया करो, देखो यार किसका चालू है? ये माइक किसका चालू है? अभी नहीं है ना? No, sir, अभी नहीं. बंद कर दिया उसने। ध्यान रखो यार, ऐसे मत करो, देखो डिस्टरबेंस होता है ना। हाँ तो वैल्यू बताओ, cos 37 की वैल्यू क्या 3/5 होगी? Yes. सर नहीं सर 4/5 होगी। 4/5 सर 4/5 सॉरी। और sin 37 की 3/5 3/5 3/5। cos 53 की 3/5 ठीक आहे. 3/5। तो वैल्यू पुट कर लेता हूं मैं, cos 37 यानी 4/5 i कैप प्लस 5 इंटू sin 37 3/5 j कैप और प्लस -2 इंटू 20 हो गया इंटू cos 53 3/5। तो ये आ गया फाइनल वेलोसिटी अपनी। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, -4 और 12 ये हो गया -16 आई कैप और वो हो गया +3 जे कैप। यही होगा क्या? और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या होगा बताओ? मैग्नीट्यूड क्या होगा? √14 16 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। Yes sir. यस सर। ठीक है, तो इस एग्जांपल में कोई डाउट हो तो बताओ। इस एग्जांपल में कोई डाउट? एनीवन हैविंग एनीथिंग डाउट? नो डाउट राइट? अरे बोलो, जल्दी जल्दी बोल दिया करो यार। नो डाउट सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन।
नेक्स्ट है इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम टू मिरर। अपने पास अगर दो मिरर है तो उनसे नंबर ऑफ इमेज कितने होते हैं? इमेज फॉर्मेशन तो पढ़ लिया था, लेकिन नंबर ऑफ इमेज देख रहे हैं। तो सबसे पहले एक केस देखते हैं, व्हेन बोथ आर पैरेलल। दोनों अगर पैरेलल है, इसमें याद करना है कुछ नहीं, बस समझने का है। दोनों पैरेलल है तो कितने इमेज बनेंगे, इसको अपने को समझना है। देखो ये एक मिरर हो गया, ये दूसरा मिरर हो गया। दोनों मिरर के बीच में यहां पे कहीं पे ऑब्जेक्ट है, तो इसके कितने इमेज बनेंगे ये अपने को पता करना है। तो 1 बाय 1 इमेज बना के देखते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट का इस मिरर से इमेज बनाते हैं, तो ये रे ऐसे जाएगी, ऐसे चली जाएगी, ये रे ऐसे जाएगी, ऐसे चली जाएगी, यानी इनका रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जितना ही ऑब्जेक्ट आगे होगा उतना इमेज बन गया। इसको मैं I1 बोल देता हूं, ये फर्स्ट मिरर बोल देता हूं, ये सेकंड मिरर बोल देता हूं। ये I1 का मतलब I, इसको M1 M2 बोल देता हूं, M1 M2, तो ये हो जाएगी I M1। उसके बाद इधर से इस मिरर से बनाता हूं तो इधर रे जाएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इधर रे जाएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इन रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितना ही पीछे इमेज बन जाएगा, तो ये IM2 यानी सेकंड मिरर से इमेज बन रही है, लेकिन फर्स्ट इमेज बन रही है, ये फर्स्ट मिरर से फर्स्ट इमेज। तो ये एक एक इमेज बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, कि अगर ये डिस्टेंस x है, जैसे ये x1 है, ये x2 है, तो ये डिस्टेंस भी लेट से अभी सेंटर में मान लेता हूं, तो ये x है, तो ये भी x मान लेता हूं, तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, x हो जाएगी। ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, x हो जाएगी। यहां तक कोई डाउट किसी को? अरे सिंपल सिंपल सी बातें, आपने इमेज बनना आता है ना यार। हाँ सर समझ गया। कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। अब तुम खुद लॉजिकली सोच के बताओ मेरे को कि एक एक इमेज तो बना ली, क्या एक एक इमेज बनाने के बाद काम रुक जाएगा? क्या नहीं रुकेगा। कि ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट जो मिडल में है उससे फर्स्ट मिरर से जो रेज रिफ्लेक्ट हुई है, क्या वो रिफ्लेक्टेड रे वापस M2 पे इंसिडेंट होगी? यस सर। मतलब वो जो है वापस से यहां से M2 से इमेज बनाएगी। ऐसे कैसे? जो M2 से रिफ्लेक्टेड रेज है वो M1 पे इंसिडेंट हो गई, मतलब M1 से इमेज बनेगा। तो मैं अब रेज को ज्यादा नहीं बना रहा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, यानी अब ये जो इमेज बने हैं, ये इमेज अब ऑब्जेक्ट के टाइप से काम करना स्टार्ट कर देगा। यानी IM1 जो है ये इसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी ये टोटल कितने डिस्टेंस आगे है, 3x डिस्टेंस आगे। तो 3x डिस्टेंस पीछे इमेज बन जाएगा इससे। ये हो गया IM2 का 2, ये डिस्टेंस भी 3x है। ऐसे कैसे? ये जो IM1 है जो कि यहां से 3x है, जो कि यहां से 3x है, ये अब इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो 3x आगे ऑब्जेक्ट, 3x पीछे इमेज, यानी ये यहां पे बन जाएगी IM1 से सेकेंड इमेज। तो ऐसे फिर वापस से ये जो सेकेंड टाइम इमेज बनी है ये फिर से ऑब्जेक्ट का काम करना शुरू कर देगी। तो ऐसे क्या इनफाइनाइट इमेज बनेंगे? हाँ सर।
क्या सबको समझ में आ रहा है? तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ इमेज इनफाइनाइट होंगे? यस सर। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल, जब तुम हेयर कटिंग वगैरह सैलून में जाते हो, तो सैलून में अगर आगे पीछे दोनों तरफ मिरर लगे हुए रहते हैं, तो तुम्हारी शक्ल तुमने देखा होगा, तुम्हारे फेस का जो इमेज बनता है वो दोनों मिरर के अंदर, वो इधर भी इनफाइनाइट बनते हैं, उधर भी इनफाइनाइट बनते हैं, बहुत लंबे डिस्टेंस तक इमेज बनते ही जाते हैं, मल्टीपल इमेज बनते हैं, इनफाइनाइट इमेज बनते हैं ना? यस सर। Yes, sir. ये वैसा ही केस हो गया कि तुम सेंटर में बैठे हो और दोनों तरफ मिरर है। अच्छा, कुछ लोगों को डाउट आ रहा होगा, अच्छा इसके अंदर क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, अगर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज, यानी ये सेकंड वाला इमेज क्या फर्स्ट वाले इमेज के एग्जैक्टली पीछे बनेगा? यस सर। ऐसे कैसे थर्ड वाला इमेज के एग्जैक्टली पीछे? तो फिर अपने को तो इमेज दिखना ही नहीं चाहिए ना, अपने को तो ये एक ही इमेज दिखना चाहिए ना। सर साइज चेंज होते जाता है। तो फिर जब अपन तुम हेयर सैलून में कटिंग की दुकान पे जाते हो तो अपने को तो पीछे भी बहुत सारे इमेज ऐसे दिखते हैं, इधर भी बहुत सारे इमेज ऐसे दिखते हैं, वो क्यों दिखते हैं? सो एंगल पे देखते हैं हम इसलिए। सर ऑब्जेक्ट की पोजीशन के हिसाब से साइज चेंज होता क्या? तो हम अलग एंगल से देखते तो हमें बाकी के भी इमेज दिखते हैं। हाँ, पहले ही चीज तो ये है कि अलग एंगल से, अगर या तो तुम अलग एंगल से देख लो, या फिर एक तरीका ये भी तो है यार कि पीछे वाले मिरर को थोड़ा सा एंगल पे कर दो। तुमने देखा होगा पीछे वाली दीवार पे जो मिरर लगा रहता है कहीं कहीं पे थोड़ा सा टेढ़ा लगा रहता है, मतलब दीवार की, या तो दीवार से सटा के नहीं लगाते हैं, या तो दीवार से, ऐसी दीवार है थोड़ा सा, या तो ऐसे लगाते हैं, ऐसे ही लगाते हैं, पीछे तो लगा नहीं सकते तो ऐसे लगाते हैं थोड़ा सा। यस सर। या तो तुम अलग एंगल से देख लो या मिरर को थोड़ा एंगल पे कर दो, तो इमेज ऐसी बनना शुरू हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. यस हाँ सर। तो तो इस फर्स्ट वाले केस में किसी को कोई डाउट नहीं है? फर्स्ट वाले केस में किसी को कोई डाउट नहीं है, राइट? यस सर। अब सेकंड केस अपन देखते हैं कि दोनों मिरर को अगर अपन परपेंडिकुलर कर दें, मतलब दोनों के बीच में एंगल 90 रख दें, तो कितने इमेज बनेंगे? तो मैं बना रहा हूं, तब तक फटाफट सब लोग ट्राई करो कितने बनेंगे। इसको मैं रफ कर रहा हूं। सर अगर ऑब्जेक्ट मिडल में नहीं होगा तो क्या होगा? क्या हुआ? सर अगर ऑब्जेक्ट मिडल में नहीं होगा तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट मिडल में नहीं होगा, मतलब मिडल इन द सेंस की, मतलब दोनों मिरर के बीच में नहीं होगा, ऐसा बोल रहे हो क्या? नहीं, दोनों से सेम डिस्टेंस नहीं होगा, जैसे कुछ कोई 3x हाँ है और सेम कोई डिस्टेंस, हाँ 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 सेम डिस्टेंस नहीं होगा तो कोई चेंज नहीं आएगा। बस चेंज ये आएगा कि एक तरफ तो इमेज, जो सक्सेसिव इमेज होगी वो पास पास में बनेगी, जिधर ऑब्जेक्ट पास में था मिरर के, और एक तरफ इमेज दूर दूर बनेगी। बस सक्सेसिव इमेज के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगी। अपन निकाल सकते हैं ना डिस्टेंस यार, जितना आगे होगा उतना ही पीछे। ओके सर। समझ गए क्या? यस सर, समझ गया। ठीक है, और कोई चेंज नहीं आएगा। और तुमने सर ऐसा बट वो देखा भी होगा रैंडम चलेगा ना? क्या? वो रैंडम चलेगा ना, डिस्टेंस पहले कम होगा फिर ज्यादा, फिर से कम फिर ज्यादा। नहीं, रैंडम नहीं चलेगा, कंटिन्यूअस इमेज के बीच में डिस्टेंस जो है पैटर्न सेम आएगा, पैटर्न डिफरेंट नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट चेंज मूव थोड़ी कर रहा है। सर बट वो जो सेकंड मिरर की जो इमेज बनेगी वो फर्स्ट वाले के लिए ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी ना? हाँ हाँ, अरे एक सेकंड में देख ले, तो इधर देखो, जैसे ये मिरर, ये मिरर, ये ऑब्जेक्ट है,
लेट्स से ये डिस्टेंस x है और ये 3x। अब मैं रेस नहीं बना रहा, सीधे इमेज बना रहा हूं। तो ये पहला इमेज यहां बन गया I1 x डिस्टेंस पे, यहां बन गया 3x डिस्टेंस पे I1। सेकंड वाला इमेज, अब सेकंड में ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो ये कितना डिस्टेंस पे है? 3 4 5x पे, तो 5x पीछे बन जाएगा, यानी ये डिस्टेंस हो गई 2x, ये I2 बन गया। ऐसे कैसे यहाँ पे ये अब जो I1 बना है 3 3 6 और ये 7x आगे है तो 7x पीछे, तो ये 6x डिस्टेंस हो जाएगी इन दोनों के बीच में, I2 के बीच में। फिर ये I2 जो है वो उसके लिए इमेज का काम करेगा, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 6 7 8 9 10 11x हो गई यहाँ से, तो यहाँ से 11x पीछे बनेगा, तो 11x अगर पीछे बनेगा यानी ये 3 और 2 5 है, तो I3 जो है वो 6x डिस्टेंस पे बन जाएगा। आ रहा है समझ में कैसे किया अपन ने? तो सर मैं वही बोल रहा था ना कि जो पहले इमेज का डिस्टेंस है वो 3x है और बाद में दो इमेज के बीच का डिस्टेंस कम हो गया, फिर दो इमेज के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया। अच्छा तुम ये डिस्टेंस ही बोल रहे हो, मैंने मुझे लगा आप ये पूछ रहे हो। मैंने बताया था, जैसे मैंने पहले जो स्टेटमेंट बताया था, मैंने ये बताया था कि जैसे यहाँ पे I1 और I2 के बीच में, जैसे I1 और I2 के बीच में डिस्टेंस 6x है, यहाँ पे I1 और I2 के बीच में डिस्टेंस 2x है। ऐसे कैसे? जैसे मैं यहाँ पे I3 बनाऊंगा, तो I3 कहाँ पे बनेगा? I3 बन जाएगा यहाँ से, ये डिस्टेंस कितनी है? 2 3 5 6 7 8 9x, तो 9x पीछे, यानी 6 और ये 7x हो गया, ये 2x हो जाएगा। तो I1 I2 के बीच में डिस्टेंस 6x, I2 I3 के बीच में 2x। तो ऐसे कैसे? यहाँ पे I1 I2 के बीच में डिस्टेंस 2x, I2 I3 के बीच में डिस्टेंस 6x। तो ऐसा पैटर्न मिलेगा अपने को, मैं ये बोल रहा था। अगर इसको इधर उधर भी करोगे तो अपने को एक पर्टिकुलर पैटर्न मिलेगा, रैंडम नहीं मिलेगा। दोनों को आपस में कंपेयर करोगे तो एक पहले वाले की डिस्टेंस ज्यादा है, इधर ज्यादा है तो इधर कम होगी, इधर कम है तो इधर ज्यादा होगी, ऐसे चलेगा। तो एक पैटर्न मिल गया ना। देखो I1 I2 के बीच में डिस्टेंस 6x, उसके बाद 2x, तो इधर पहले 2x तो बाद में 6x। तो मैं किस पैटर्न की बात कर रहा था, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो ऐसे पैटर्न्स मिलेंगे, रैंडम नहीं मिलेंगे। कि अगर तुम एक मिरर की बात करोगे, एक मिरर के सारे इमेज आपस में देखोगे तो वो रैंडम मिल सकते हैं, उनकी डिस्टेंस हर बार अलग आ सकती है। समझे क्या? यस सर। कोई डाउट? जिसने डाउट पूछा था उसको क्लियर हो गया? यस सर। तो पैटर्न जो मिलेंगे वो दोनों मिरर के रेस्पेक्ट में मिलेंगे अपने को, जो इमेज बनती जाएगी। ठीक है? अब रफ कर दो ना इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सेकंड केस है, when both are perpendicular, जब दोनों मिरर आपस में अगर परपेंडिकुलर है तो कैसे होगा, इसको देखते हैं। तो यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले तो मैं एक एक इमेज बना लेता हूं, उसके बाद सेकंड इमेज की बात करूंगा। तो देखो एक इमेज जितना ये, सपोज ये डिस्टेंस अगर x है तो x डिस्टेंस पीछे ही
इमेज बन जाएगा, यानी ये हो गया I, इसको M2 बोल देता हूँ। ये डिस्टेंस अगर y है, परपेंडिकुलर जितना आगे उतना पीछे, परपेंडिकुलर जितना आगे उतना परपेंडिकुलर पीछे, यानी यहाँ पे इमेज बन जाएगी I फ्रॉम M2। M2 से फर्स्ट वाला इमेज यहाँ बनेगा, M1 से फर्स्ट वाला इमेज यहाँ बनेगा। अब अपने को बात करनी है सेकंड इमेज की। सेकंड इमेज बनाना आसान है, बस ध्यान ये रखना है अपने को कि मिरर से जितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आगे उतना ऑब्जेक्ट मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पीछे। तो मैं 1 बाय 1 बनाता हूं। तो ये बना लिया। अब ये जो इमेज बनी है, क्या इस मिरर के आगे है? ये इस वाले मिरर के? तो क्या इस वाले मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम कर सकती है क्या? यस सर। अरे बोलो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर। यस सर। ये अभी भी कैमरा, ये किसी का माइक ऑन है क्या? नहीं सर। सर इमेज कांस्टेंट डिस्टेंस से कम ज्यादा होता है क्या? ये अच्छा पहले ही पूछा था, ठीक है। 3 इमेज, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ये 3 इमेज शायद इसका आंसर बताया ना सोम तुमने, निखिल तुमने? ओके वेरी गुड। हाँ तो इधर ध्यान दो। तो देखो M2 के लिए क्या जो I1 है या जो फर्स्ट मिरर से जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट का काम कर सकती है ना, आगे बना हुआ है ना। तो देखो जितना परपेंडिकुलर, इसको मैंने एक्सटेंड कर लिया, जितना परपेंडिकुलर आगे उतना ही इमेज पीछे बन जाएगा। मतलब ये डिस्टेंस कितनी है? y, तो ये y डिस्टेंस पीछे बन जाएगा। मतलब ये यहां पे बन जाएगा कौन सा इमेज? I ऑफ M2। इसकी वजह से ये बना रहा है सेकेंड इमेज। अब ये जो है ये इस मिरर के ऊपर है, तो इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है। कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऊपर है? कितना ऊपर है? x। तो x से नीचे इमेज बनेगी, तो ये बना हुआ है ना इमेज, x नीचे, तो यही बना हुआ है, ये भी तो x है। तो क्या ये दोनों इमेज ओवरलैप कर जाएगी? आराम से सोचो, इसका फोटो इसका फोटो क्या सेम पोजीशन पे बनेगा? यस सर। हाँ सर होगा। यस सर। तो यहाँ पे बोथ इमेज ओवरलैप, बोथ इमेज ओवरलैप कर देंगे। अच्छा इसमें कभी कभी डाउट आता है, जैसे अपन ने देखो, इसलिए मैंने जानबूझ के x और y से डिस्टेंस अलग अलग ली थी, यानी मैं ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली नहीं भी रखूं तब भी ये हमेशा ये इमेज ओवरलैप करेगी। इसके बाद तो अब ये दोनों मिरर से ये पीछे चला गया, मतलब अब तो कोई ऑब्जेक्ट का काम कर नहीं सकता, मतलब फर्दर इमेज तो बन नहीं सकती। तो लॉजिकली सोच के बताओ टोटल नंबर ऑफ इमेज कितने हुए? 3। 3 हो गए सर। क्या 3 बोलूंगा मैं? हाँ सर। क्योंकि 2 इमेज तो 2 इमेज, मैं इसका नाम बोल देता हूं IM2 1, IM2 2 एंड IM1 2। 2 images are overlapping, ये दोनों ओवरलैप कर जाएंगे, यानी सुपर इम्पोज हो जाएंगे एक दूसरे पे। सुपर इम्पोज तो मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, ओवरलैप कर जाएंगे एक दूसरे के एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे ऊपर बना। तो ये एक्चुअली अपने को एक ही इमेज के टाइप से दिखेगा। ये बोलेगा मेरा इमेज है, ये बोलेगा मेरा इमेज है, लेकिन अपने को पता है कि दोनों का इमेज है।
तो टोटल नंबर ऑफ इमेज 3 हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर होंगे अगर तो नंबर ऑफ इमेज 3 हो जाएगा। बताओ इसमें कोई डाउट किसी को? सिंपल सिंपल सी बातें हैं, बड़ी आसान आसान सी बातें हैं, कोई बड़ा लॉजिकल या कोई बड़ा बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट अपन नहीं देख रहे हैं। जो रिफ्लेक्शन की बेसिक चीजें थी वही अपन कर रहे हैं। बताओ इसमें कोई डाउट हो तो? कोई डाउट किसी को? नो सर। कोई डाउट नहीं, राइट? नहीं सर। क्या? नो सर। ठीक है, तो सबसे लास्ट केस देखते हैं। ये तो अपन ने दो बेसिक स्टैंडर्ड केस देख लिए कि परपेंडिकुलर और पैरेलल होगा तो क्या होगा। अब इन जनरल अगर एंगल थीटा है दोनों के बीच में तो कैलकुलेट करने का मैं तुम्हें फॉर्मूला बता देता हूं ताकि अपने को एग्जाम में डायरेक्ट ये बार बार इमेज बनाने की जरूरत नहीं पड़े। डायरेक्ट फॉर्मूले से तुम नंबर ऑफ इमेज निकाल सकते हो। डायरेक्ट फॉर्मूले से नंबर ऑफ इमेज निकाल सकते हो। तो सी है when angle is theta, when angle is theta, when angle is theta between मिरर्स, मिरर के बीच में अगर एंगल थीटा है तो नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी? तो अगर एंगल थीटा है दोनों के बीच में जैसे ऐसे, फोर। तो दोनों के बीच में एंगल अगर थीटा है तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। सबसे पहले n निकालना। n क्या है? 360 अपॉन थीटा। n की वैल्यू निकाल लेना 360 अपॉन थीटा। जैसे n 90 है तो थीटा 90 है तो 360 अपॉन 90 n 4 हो जाएगा। जैसे थीटा 120 है तो n 3 हो जाएगा। ऐसे अपने को सबसे पहले n सॉल्व करना है। उसके बाद n या तो तुम्हारे पास ऑड आएगा या इवन आएगा। n अगर ऑड आए तो अलग फॉर्मूला है, n अगर इवन आए तो अलग फॉर्मूला है। तो n अगर इवन आए तो उस केस में तो नंबर ऑफ इमेज, ये जो n की वैल्यू आ रही है वही होगी। n अगर ऑड आए तो फिर ऑड आएगा तो फिर अपने को देखना पड़ेगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है या नहीं। ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है या नहीं। ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट एसिमेट्रिकली प्लेस्ड। सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल का मीनिंग बता देता हूं। जैसे दोनों का एंगल है, जो मिडिल एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन है, उस लाइन पे अगर ऑब्जेक्ट होगा, जैसे अगर ये θ/2 है, ये भी θ/2 है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो इसको मैं बोलूंगा ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। तो एंगल बाइसेक्टर पे अगर होगा, ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे होगा, सिमेट्रिकल का मीनिंग क्या हो गया? ऑब्जेक्ट जो है एट एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर पे होगा ऑब्जेक्ट, तब तो मैं सिमेट्रिकल बोलूंगा। और अगर सिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो फिर n-1 होता है और अदरवाइज n होता है। एसिमेट्रिकल, अच्छा ये इवन में n-1 होता है।
इवन में भी n-1, इवन का मतलब फिर मैंने बताया ना हमेशा ओवरलैप करेगी, जैसे अभी 90 वाला केस देखा था ना, ये n-1 क्यों हो रहा है, क्योंकि एक इमेज ओवरलैप कर जा रही है, तो ये वो एक इमेज काउंटिंग कम हो गई, तो इवन है तो हमेशा ओवरलैप करेगी, ऑड है ना अगर सिमेट्रिकली प्लेस करोगे तो ओवरलैप करेगी, और एसिमेट्रिकली प्लेस करोगे तो ओवरलैप नहीं करेगी, यानी टोटल नंबर ऑफ इमेज n आएगा, ये नंबर ऑफ इमेज, ये भी नंबर ऑफ इमेज। तो सिंपल से फॉर्मूला है कि सिमेट्रिकल ऑड प्लस सिमेट्रिकल n-1, एसिमेट्रिकल n, इवन है तो हमेशा n-1। अच्छा एक और चीज कभी कभी बोल देता है, अगर n इंटीजर आ जाए, n इंटीजर आ जाए, n अगर इंटीजर आ जाए तो नंबर ऑफ इमेज ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेना ऑफ n। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा है क्या सबने? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो मैथ्स के स्टूडेंट को बताने की जरूरत नहीं है, तो इंटीजर आ जाए तो उस n का ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेना, वही नंबर ऑफ इमेज होगा। तो ये कुछ बड़े बहुत बड़े कोई टॉप वाले फॉर्मूले नहीं है, सिंपल से फॉर्मूले हैं, अपने को ये पता होने चाहिए। वैसे तो याद हो गए होंगे आई थिंक देखते ही, इवन मतलब जो 90 वाला केस है। हाँ बोलो सर, अगर n इंटीजर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेने की क्या जरूरत है? नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए। तो सर अगर n इंटीजर है तो हम उसको डायरेक्टली भी तो n लिख सकते हैं ना। डायरेक्टली सर अगर n की वैल्यू सपोज 5 आई, तो हाँ, हमें उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेने की क्या जरूरत? ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाद भी तो उसकी वैल्यू 5 ही होगी ना। अरे सॉरी, इंटीजर यानी इंटीजर नहीं, मेरे कहने का मतलब फ्रैक्शनल लग रहा है यार, नॉन इंटीजर। फ्रैक्शनल जैसे 5.12 ऐसा, मतलब डेसिबल में आ रहा है सर सर लेकिन इमेजेस कैसे आएंगी? डेसिबल में आ रहा है, डेसिबल में बोलो, या फिर जो है नॉन इंटीजर आ रहा है, या फिर जो है फ्रैक्शनल आ रहा है, जैसे 5/3 या 5.123, 2.123, 2.4, 2.5, 5.3 ऐसे आ रहा है। सॉरी इंटीजर गलत लिख लिया था मैंने, अब ठीक है ना? यस सर। हाँ, अगर डेसिमल में आ रहा है जैसे 1.2 आ गया, 1.3 आ गया, ऐसे पॉइंट्स में आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है नंबर ऑफ इमेज तो पॉइंट्स में नहीं हो सकती, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के इक्वल नंबर ऑफ इमेज हो जाएगी। ठीक है, अच्छा हुआ तुमने वर्डिंग करेक्ट करवा लिया, इंटीजर ये अपन ने फ्लो में लिख लिया, इंटीजर नहीं। ठीक है, तो अभी सब ठीक है, समझ में आ रहा है? सर। अरे ठीक है ना? हाँ सर। चलो, तो मैं कुछ एग्जाम्पल, मैं कुछ एंगल बता रहा हूं तुम्हें, या ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताता हूं, तुम्हें नंबर ऑफ इमेज बनानी है, बताना है कि टोटल नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे, बता सकते हो? यस सर। ठीक है, इसको रफ कर दूं मैं? एक मिनट सर। हाँ जल्दी नोट करो। हो गया सर। हो गया। अच्छा एक चीज और बता देता हूँ, कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन बता देता हूँ। ये जो फॉर 2 मिरर्स जो नंबर ऑफ इमेज या इमेज फॉर्मेशन अपन कर रहे हैं, ये जो सारे इमेज बनेंगे,
ये सारे के सारे इमेज एक सर्कल पे लाई करेंगे और उस सर्कल का सेंटर जो होगा वो इन दोनों मिरर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। ये तुमने आई थिंक देख लिया होगा। पैरेलल वाला केस अपन नहीं ले रहे, पैरेलल वाले केस के अलावा, क्योंकि पैरेलल अगर हो गया तो थीटा जीरो कर दोगे तो इसके अंदर एन की वैल्यू, थीटा की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो एन की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी, जो कि वो सही आएगी। लेकिन इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ही नहीं, तो सर्कल का सेंटर जो है वो मिलेगा ही नहीं, बहुत बड़ा सेंटर बनेगा इनफाइनाइट रेडियस का। तो वो वाला केस छोड़ के उसके अलावा बाकी किसी भी केस में सारे इमेज की पोजीशन अगर देखोगे तो वो सारे एक सर्कल पे मिलेंगे अपने को, और उस सर्कल का सेंटर जो है मिरर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। कैसे होगा मैं बता देता हूं, देखो। जैसे अपन ने 90 वाला केस देखा था, और यहां पे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट और इमेज तुमने देखा होगा कि यहां से डिस्टेंस ये जितनी ये डिस्टेंस थी उतनी ये डिस्टेंस थी, सिमेट्रिकली प्लेस करोगे तो ये डिस्टेंस यानी ये भी x है और ये भी x है। तो ये सारे के सारे इमेज जो होंगे, ये तीनों इमेज, ये एक यहां पे बना था ये, और एक यहां पे बना, ये तीनों सेम सर्कल पे लाई करेंगे और उसका सेंटर जो है वो यहां पे होगा, और ऑब्जेक्ट तो यहां पे है ही सही। तो इस केस में फॉर टू मिरर ऑब्जेक्ट अगर सिमेट्रिकली प्लेस कर दें, सिमेट्रिकली अगर प्लेस कर दें, जैसे ये अगर x और x ले लूं मैं, तो ऑल इमेज एंड ऑब्जेक्ट लाइज ऑन ए सर्कल, और उस सर्कल का सेंटर क्या होगा? इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मिरर्स। दोनों मिरर का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो सर्कुलर सेंटर होगा। वैसे कोई जरूरत नहीं है, बट कभी कभी स्टेटमेंट वाइज पूछ लेता है, तो अपने को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इंफॉर्मेशन के टाइप से बता देता हूँ। ये हमेशा ऐसा होगा, ऑब्जेक्ट अगर सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, अगर एंगल 90 के अलावा होगा तो एंगल बाइसेक्टर में होना चाहिए ऑब्जेक्ट, तभी ऐसा होगा। इसलिए मैंने लिख लिया है ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड होना चाहिए। ऑब्जेक्ट अगर सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, सिमेट्रिकली का मतलब एंगल बाइसेक्टर पे, एंगल बाइसेक्टर पे, तो इसमें अगर एंगल बाइसेक्टर पे होगा तो ये डेफिनेटली ये वाला डिस्टेंस सेम होगी। तो एंगल बाइसेक्टर पे अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट और इमेज, सारी इमेज एक सर्कल पे लाई करेंगे, और उसका सेंटर जो है मिरर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो मैं 2-3 एंगल थीटा की वैल्यू देता हूं, तुम्हें नंबर ऑफ इमेज पता करने हैं। इसको रफ कर देता हूं मैं। फर्स्ट एग्जांपल है वन 120 डिग्री है और ऑब्जेक्ट यहां पे कहीं पे है, और ये एंगल 60 डिग्री है, तो नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे? 2. 2.
ऐसे कैसे? सॉरी, ये तो 120 नहीं दिख रहा ना, ये 60 देख लो, 60 लिख लो और ये 30 लिख लो। 120 ऐसे कैसे हो सकता है? ये 60 है और ये 30 है, दोनों के बीच में एंगल अगर 60 रखते हैं और एंगल बाइसेक्टर पे अगर ऑब्जेक्ट है तो नंबर ऑफ इमेज कितने होंगे? वन 120 है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस्ड है, तो नंबर ऑफ इमेज कितने होंगे? फर्स्ट में 5, फर्स्ट वाले केस के अंदर कितने होंगे बताओ? 5 images. 5। सेकंड वाले केस के अंदर 2, 3 images. 3 तो देखो, सबसे पहले मैं बताता n निकालो, n क्या है? 360 अपॉन 60, 360 अपॉन थीटा, तो ये आ गया 60 डिग्री। n 60 आ गया, यानी n क्या आ गया? इवन आ गया, इवन आ गया तो हमेशा सॉरी 6 आ गया, तो 6 आएगा। 6 आ गया, और 6 जो है इवन आ गया, यानी नंबर ऑफ इमेज n minus इवन 1 आ गया तो देखने की जरूरत नहीं, n-1 हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। सेकंड केस के अंदर बताओ, Three images. 3 images आएगा। 3 n3 तो देखो n निकालो, 360 अपॉन थीटा यानी 120, यानी 3 आ गया, यानी ऑड आ गया। तो देखने से बताओ मेरे को, क्या ये एंगल बाइसेक्टर में लग रहा है क्या तुम्हें? No, sir. एंगल बाइसेक्टर तो यहाँ पे नहीं होगा, तो ये एसिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल है, फिर तो n ही हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा क्या? अरे नंबर ऑफ इमेज 3 हो जाएगा ना? हाँ सर। हाँ, तो अच्छा, इसके अंदर जैसे कभी कभी वो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है, अपन मॉडिफाई कर सकते हैं। देखो, तुमसे अगर वो पूछ ले, जैसे ये 120 वाले केस के अंदर, कि इसके अंदर कोई भी इमेज ओवरलैप हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो बताओ हो रहा है या नहीं हो रहा है? No, sir. इसमें नहीं होगा। नहीं होगा। सिंपल ऐसे ध्यान रखो, जहां पे अपन n-1 कर रहे हैं ना, वहां पे ओवरलैप हो रहा है, अदरवाइज नहीं हो रहा है। फर्स्ट वाले केस के अंदर ओवरलैप हो रहा है या नहीं हो रहा? 60 वाले में Yes, sir. यस सर। उसमें एक इमेज ओवरलैप हो रहा है, यानी 2 इमेज एक पोजीशन पे बन रही है। तो एक्चुअली इमेज तो 6 बन रही है, लेकिन 2 इमेज सेम पोजीशन पे होने की वजह से वो अपने को एक ही इमेज दिख रही है। क्लियर? हाँ, डेसिमल वाला, तो डेसिमल वाला ले लो। ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना नहीं आता क्या उसमें? सर वो ड्रॉ करके बताइए ना, मतलब इमेज। क्या? अच्छा, मैं कुछ एग्जांपल पूछता हूं तुमसे, मेरे को बताओ 6.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 6. 6.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 7.1 का? 7. 7.6 का? 7. 7.9 का? 7. 7। हाँ, तो सिंपल सी बात है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर, जैसे इसके अंदर, जैसे पहले वाले केस के अंदर, इसमें कुछ डिफरेंट एग्जांपल नहीं है, कि फर्स्ट वाले केस के अंदर 60 की जगह 65 ले लेता मैं, तो n कितना आता? 5 पॉइंट समथिंग आता। अरे एंगल जैसे 65 ले लेता तो n कितना आता?
क्या 5 पॉइंट समथिंग आता? हाँ सर। सर तो 4 5 पॉइंट पॉइंट आता समथिंग ना आप सर। क्या? अच्छा हाँ सर, सर 5 पॉइंट समथिंग आता। हाँ 5 पॉइंट समथिंग आता, और 5 पॉइंट समथिंग आता तो उसके नंबर ऑफ इमेज कितने हो जाते? 5 5 हो जाते। तो कोई बड़े एग्जाम्पल नहीं है, सिंपल सिंपल से एग्जाम्पल आते हैं, बस फॉर्मूले अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर कोई डाउट? ये अपना टॉपिक सर- कंप्लीट हो गया। हाँ बोलो। सर जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हैं तो उसमें इवन या ऑड नहीं देखना होता है ना? नहीं नहीं नहीं, उसमें कुछ नहीं देखना, डायरेक्टली लिख रखा है ना मैंने कि अगर इंटीजर ये अपना फ्रैक्शनल है तो फिर डायरेक्टली ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो उसका। अलग अलग 3 पार्ट में मैंने किया है ना यार। यस सर। हाँ तो तुम्हारे वेव का और सिंपल हार्मोनिक मोशन का वो सारी मॉड्यूल कंप्लीट हो गई क्या? हेलो, वेव के और सिंपल हार्मोनिक मोशन के जिन्होंने सॉल्व नहीं किए हैं वो तो वो सॉल्व करो। जिन्होंने सॉल्व कर लिए हैं वो ऑप्टिक्स के स्टार्टिंग के जो प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन बेस्ड, वो सारे के सारे ट्राई कर सकते हो। प्लेन मिरर के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ओके सर। ठीक है, मैं क्लास को एंड करता हूं फिर। नेक्स्ट क्लास में स्फेरिकल मिरर सीखेंगे। यस यस यस। सर प्लेन मिरर में मोर देन 2 का नहीं होगा? मोर देन 2 के लिए फिर कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, मतलब अपने को फिर इमेज बना के ही पता करना पड़ेगा। जनरली अपने से क्वेश्चन नहीं पूछता है मोर देन 2 के। मोर देन 2 के अगर क्वेश्चन पूछेगा तो भी स्टैंडर्ड पूछेगा। तो पहले 2 से बना लो, 2 से जितने ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। चलो अपन अगली क्लास में एक मोर देन 2 वाला भी एग्जांपल कर लेंगे। उसके लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं है फिर एग्जांपल, मतलब अपने को हर क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, इज इट ओके? सर हाँ बोलो। सर अगर मिरर्स 3 मिरर्स मिलके ट्रायंगल बनाते हैं और उसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट रखा तो इन्फिनिट इमेजेस आएंगे। 3 मिरर जो है वो ट्रायंगल बना रहे हैं। हाँ सर। अरे तो निकाल लो ना यार, सिंपल सी बात है। तो सर हम 2 मिरर्स के इमेजेस निकालेंगे और तीसरे मिरर से उतने ही वो इमेजेस तीसरे, बनेंगे तो हाँ 22 वो कर सारे लेंगे। के सारे इमेज, वो सारे के सारे इमेज और ऑब्जेक्ट थर्ड वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। अरे समझे कैसे करना है? हाँ सर। 2 के लिए निकाल लो और जो थर्ड के लिए जितने इमेज बन रहे हैं वो सारे के सारे आगे ही बनेंगे। तो जितने इमेज प्लस ऑब्जेक्ट वो सारे उतने इमेज थर्ड से बन जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ इमेज काउंट कर लो। चलेगा? हाँ सर। ठीक है, तो मैं एंड करता हूं क्लास को। नेक्स्ट क्लास में एक एग्जांपल ले लेंगे अपन ऐसा।